Hello friends, welcome back to BioBoffin and we are back again with a new video for 5 question 5 topic revision series। अब तक हम इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी इसी तरह हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या क्या नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, दैट इज़ इन फोटोसिंथेसिस द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, है ना। आपको बताया है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है। बोल रहा है द इनसाइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ल्यूमिन, है ना। जब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप उसके अंदर की बात कर रहे हो तो उसको हम ल्यूमिन कहते हैं एंड आउटसाइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर यूटिलाइज्ड इन द केल्विन साइकिल। आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइट रिएक्शन, है ना, जब लाइट रिएक्शन हो रही थी फोटोसिंथेसिस की तब बने थे और उनको यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है, जब केल्विन साइकिल चल रही है तब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, जिनको फिर फर्दर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होती है, जहाँ पे कार्बन फिक्सेशन वगैरह सब कुछ होता है, जिसमें केल्विन साइकिल चलती है, वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। आपसे उन प्रोडक्ट्स का नाम पूछा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पूरा डिटेल में कि कैसे प्रोसीड होता है ये, ठीक है। हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस चल रही है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो मतलब 2 सीरीज ऑफ स्टेप में चलती है। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है ना। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 सीरीज ऑफ स्टेप्स में कैरी आउट होती है, जिसमें पहला स्टेप आपका होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को करना, और जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, और फिर वो जाते हैं कहाँ, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, जहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस देखेंगे कि वहां पर कौन से प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो ये इसकी शुरुआत कहाँ कैसे होती है, कैसे इनिशिएट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य की रोशनी आती है, लाइट जो है वो कहाँ स्ट्राइक करेगी, है ना। सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी, वो सीधा का सीधा स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, ये कहाँ पड़ा होता है, आपके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, है ना। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होता है, कौन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। लाइट आती है, इसके ऊपर गिरती है, उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर स्प्लिट होता है सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही वाटर स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और साथ में O2 गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या हो गया, सबसे पहले हमने बोला कि लाइट आई स्ट्राइक की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, सबसे पहला काम क्या होगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ही वाटर स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, O2 गैस रिलीज होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से प्रोसेस आगे चलता है,
ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एटीपी आपकी प्रोड्यूस हो गई, यानी कि आपकी एक एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने दूसरा क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो आपकी क्या बन रही है, एटीपी बन रही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि कुछ सम हाइड्रोजन फ्रॉम splitted water molecule ठीक है, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ NADP। ठीक है, NADP अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसके साथ आकर के जुड़ेगा, NADP किस में बदल जाता है, NADPH में। ये आपकी दूसरी एनर्जी करेंसी बन गई। ठीक है, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म है उसकी। ठीक है, अच्छा, आपसे NADP की कई बार क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे H जो है दैट इज स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनको ही आगे चल के यूज किया जाता है किसमें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, ATP एंड NADPH, है ना। ये ऐसे दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते कहाँ हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, लेकिन यूज होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। अब कैसे यूज होते हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में चलती है ना, या जब शाम हो जाएगी तब होगी। ठीक है, डार्क नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये लाइट ना भी हो तब भी ये चलती है। ठीक है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो इसको अपने लिए ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, जो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम क्या है, ये कंप्लीट करती है किसको, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब भी फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, अगर हम उसको इस वे में देखें, है ना, जैसे कि आपका एक वो एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ भी है ना, कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है कि एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं हो रही है, ये एक्चुअली में लाइट एनर्जी ही है जो कहाँ से आई, सूर्य से आई, और प्लांट ने इसको वाटर स्प्लिटिंग और सारा प्रोसेस करके सिर्फ और सिर्फ केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कैसे हुई, तो बाय यूटिलाइजिंग ATP एंड NADPH। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है ना, यहाँ पे ATP NADPH यूज कर रहे हैं, एट लास्ट आपको बनना क्या है, आपके पास क्या आएगा, दीज विल फॉर्म शुगर्स, है ना। इस पूरे रिएक्शन से एट लास्ट आपको क्या मिलने वाली है, शुगर्स मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, इन सबको जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, ओके,
अच्छा, इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब, है ना। अब क्या हुआ, हमने ये बोला कि ये वाली जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये कहाँ होगी, आउटसाइड दी ग्रेना, है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा इन स्ट्रोमा, कि ये स्ट्रोमा में होती है ना। थैलेकोइड से बाहर वाला जो स्पेस बच गया दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। पूरे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है ना। जैसे ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपका पूरा स्पेस क्या है, स्ट्रोमा। और बाकी इस तरह से जो थैलेकोइड स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं ये सारे थैलेकोइड, इसके अंदर लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन है ना वो यहाँ चल रही है। ये बोल रहा है कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो यहाँ, ये वाला जो स्पेस है ना यहाँ चल रही है, स्ट्रोमा में, ठीक है। ओके, अब होता क्या है जब ये रिएक्शन चलती है, इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। आपसे पूछ ले अगर किसने डिस्कवर की थी, तो आपको एक नाम याद रखना है, डॉक्टर मेल्विन केल्विन। इनके नाम पे ही केल्विन साइकिल नाम जो है वो दिया गया है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, CO2 लेती है प्लस 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, RUBP, ठीक है। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्या, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है एटमॉस्फेयर से, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ मिक्स करके जो है पूरे की पूरी केल्विन साइकिल चलती है, जिसका एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, कोई ना कोई शुगर बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे याद रख लीजिए आप ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब कुछ शुगर्स तो यहाँ से क्या हो जाती हैं, रिसाइकिल हो जाती हैं, ठीक है। कुछ शुगर्स यहीं से रिसाइकिल हो जाएंगी, ठीक है। जब हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये जो पूरी की पूरी साइकिल है इसमें कुछ शुगर्स जो होती हैं वो रिसाइकिल बैक हो जाती हैं और कुछ जो हैं उनको प्लांट स्टोर कर लेता है ना, जैसे कि स्टार्च। तो ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो ये स्टोर कर लेता है, या फिर पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ऐसे भी कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। कैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनने वाले जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है कहाँ, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, फॉर द फिक्सिंग ऑफ कार्बन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, वी कैन से दैट, ठीक है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि ATP और NADPH जो हैं ये प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बना के दिखा रखा है कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं ना, यहाँ से समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, जैसे ही लाइट है ना, सनलाइट पड़ी किसके ऊपर, फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। अब फोटोसिस्टम 2 में क्या था, वाटर पड़ा हुआ था, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोटोसिस्टम से, और इसी दौरान पे देखो ATP भी बन रही है, एक तो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। दूसरी ATP कहाँ बनेगी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस फोटोसिस्टम 2 में जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होंगे, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल है ना, हाई एनर्जी लेवल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। ऊपर बैठा होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज देता है, जहां से ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे चल करके फोटोसिस्टम 1 में चले जाते हैं। फोटोसिस्टम 1 में अगेन लाइट की वजह से ये एक्साइट होते हैं, ऊपर बैठा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है। अगर तो साइक्लिक रिएक्शन चल रही है, अगर साइक्लिक रिएक्शन चल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं से घूम करके वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिएक्शन हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर नॉन साइक्लिक रिएक्शन है,
अगर नॉन साइक्लिक रिएक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजता है, यहाँ से NADP जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, NADPH बनाता है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 में NADPH बनता है, फोटोसिस्टम 2 में ATP बनती है। ये हो गए हमारे दो प्रोडक्ट्स किसके, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के। फिर इन्हीं को यूज किया जाता है किसमें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में। ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखो केल्विन साइकिल चलाई हुई है। ये रहा आपका RuBp 5 कार्बन का शुगर है ना, इसके साथ एयर से क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, 3PGA बना है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद ATP यहाँ पे यूज हो रही है ना, ताकि जो शुगर है, जो फूड है, वो प्लांट जो है वो बना सके। ATP को यूज कर रहा है ये, NADPH को यूज कर रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये वाली ATP है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आई है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पे ATP वो वाली यूज होगी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आई है। ठीक है, अच्छा NADP यूज हो गई, उसके बाद NADPH यूज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो भी स्टोर होना है वो बाहर निकल जाएंगे, जो शुगर स्टोर होनी है वो बाहर निकल जाएंगी, और जो नहीं होनी है, जो रिसाइकल बैक होनी है, वो यहीं से रिसाइकल होकर के इसी साइकिल में घूमती रहती हैं। ठीक है, मेन मोटिव ये समझना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे यूज कर लेता है कौन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में केल्विन साइकिल जो है वो कैसे उनको यूज कर लेती है, और मेनली कार्बन फिक्सेशन के लिए ये साइकिल जो है वो चलती है। और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज वगैरह जो है प्लांट वो बना लेता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, आपसे पूछा है कि करेक्ट कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखी है, साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बोली है इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इंटरेक्ट मेनली बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ऑल मेम्ब्रेन पोजेस सच एज पंपिंग एंड channeling of molecules are carried out by proteins. Channel proteins can facilitate both active and passive transport. ठीक है, अच्छा अब आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, है ना। सबसे पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, ये साइटोस्केलेटन के बारे में बात कर रहा है ना। अब देखो साइटोस्केलेटन होता क्या है, ये होता है नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, जिसका काम होता है मेंटेन करना किसको, शेप ऑफ सेल को, है ना। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शेप ऑफ सेल को रिटेन करेगा, और ये बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस को एड्स वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस को भी कैरी ऑन करने में हेल्प करता है, जैसे कि कोई मूवमेंट करनी हो, है ना, या फिर डिवीजन होनी हो सेल की, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अच्छा ये तो बात होगी किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इसमें साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है। तो अगर इसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता तो शेप कौन मेंटेन करता है ना, तो शेप मेंटेन कौन करता है, यहां पे सेल वॉल, रिजिड होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो सही है, और हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, है ना, जो गलत स्टेटमेंट होगी वो हमें चूज करनी है। ये वाली सही है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड लिपिड इंटरेक्ट्स मेनली बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये भी बात सही है ना। कैसे समझो, देखो मेन इंटरेक्शन किस किस के बीच में होती है, वो अगर हम समझ गए तब हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, तो मेन इंटरेक्शंस किस किस के बीच में हो रही हैं, लिपिड बाइलेयर का, हाइड्रोफोबिक कोर इसके बीच में, एंड
हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ, ये ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये जो इंटरेक्शंस होती है ना बेसिकली वो किसके बीच में होती है, लिपिड बाइलेयर का जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है उसके बीच में, और जो इंटीग्रल रीजन का हाइड्रोफोबिक रीजन होता है उनके बीच में। अब क्योंकि दोनों हाइड्रोफोबिक रीजन्स एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें कोई और बॉन्ड बनने का या और कोई फोर्सेस वहां पे पैदा होने का सवाल ही नहीं होता, इसीलिए वहां पर कौन सी फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस होती हैं, है ना। और यही हाइड्रोफोबिक फोर्सेस जो हैं वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, स्टेबिलिटी देती है, राइट। यानी कि इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कौन सा पार्ट आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कि लिपिड बाइलेयर का हाइड्रोफोबिक कोर और इंटीग्रल मेम्ब्रेन का भी हाइड्रोफोबिक रीजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद तीसरा, all membrane processes such as pumping and channeling of molecule are carried out by proteins। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, यानी कि राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये इनकरेक्ट कैसे हो रही है। देखो क्या होता है, प्रोटीन्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसने बोला कि जो प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स जो है ना वो क्रिटिकल होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना हो, है ना, जिसमें एटीपी वगैरह यूज होती है, या फिर फैसिलिटेशन ऑफ चैनल्स, है ना, ओपन एंड क्लोजिंग के लिए चाहिए होता है। तो इन सभी, मतलब ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इनमें आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें से कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो आप, मतलब उसमें कुछ प्रोसेसेस में मूवमेंट के लिए आप प्रोटीन्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस में प्रोटीन्स की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन होनी है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब मान लो सिंपल डिफ्यूजन किसकी कर रहे हैं हम, किसी स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब इनको कौन कैरी करेगा, दीज आर कैरीड आउट बाय लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स इनको कैरी कर सकते हैं, है ना, तो लिपिड्स इनको कैरी करेंगे, ना कि कौन, प्रोटीन्स। इसीलिए मैंने आपको कहा, देखो यहां पे भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहां पे मूवमेंट इन स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कौन कर रहे हैं, लिपिड्स कर रहे हैं, ना कि प्रोटीन्स। ठीक है, कैसे कर लेते हैं, थ्रू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थ्रू लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर का यूज करके वो क्या करेंगे, लिपिड्स उनको, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, है ना। और लिपिड्स जो होते हैं उनमें भी मेजरली हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो होता है, इसीलिए वो इजीली एंटर कर जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेसेस जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड चैनल्स, है ना, इनमें कई बार ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, इनमें कई बार प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसपोर्ट के, उनमें वो सभी के सभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोटीन्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं कि प्रोटीन्स ही सब कुछ करेंगी, है ना। कुछ में प्रोटीन्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन जैसे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पंपिंग, चैनलिंग जो भी करना हो सब में प्रोटीन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया है, चैनल प्रोटीन्स कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको बोला है कि जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट्स कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है वो समझते हैं। चैनल प्रोटीन्स की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, प्राइमरीली तो इनका काम होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट करना, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पैसिवली ये क्या कर लेते हैं, जो दूसरे मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे होगा ना मॉलिक्यूल, उसको ये आराम से पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से आने देते हैं। ठीक है, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो कैसा मूवमेंट होगा, जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल मूव डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो डाउन द ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाई से लो की तरफ को मूव करना है ना। जहाँ पे मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम होगी, तो जहाँ कम है हाई वाली साइड से वो लो की तरफ को मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये होता है प्राइमरी या ऐसे कह सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और चैनल प्रोटीन जो है वो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही जोर देती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट ही करती हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एटीपी जब होगी तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज फैसिलिटेटेड बाय अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, कैसी प्रोटीन्स आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कई ऐसे होते हैं चैनल प्रोटीन्स जिनमें क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो सामान को कैरी करती है ना, पंप्स होते हैं। तो इन सभी को चलाने के लिए, काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना, वो क्या कह सकते हैं हम, अपहिल मूवमेंट होती है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं आप, अपहिल मूवमेंट होती है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, लो टू हाई मूवमेंट होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सब कुछ चल रहा है, हाई टू लो मूवमेंट हो रही है। लेकिन उल्टा लेकर के जाना है ना, उल्टा लेकर के जाना है, लो से हाई की तरफ को लेकर के जाना है, तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चारों के चारों स्टेटमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 2। चार स्टेटमेंट्स आपके सामने दे रखी हैं, आपको बताना है फोटोसिस्टम 2 का फंक्शन कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो पहला क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यील्ड्स मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। द P680 chlorophyll donates a pair of protons to NADPH which is thus converted to NADP positive. The electron vacancies in P680 are filled by electron derived from water. अच्छा, ये राइट लग रहा है। लाइट एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं, प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस पे आते हैं। ठीक है, हमने पीछे ही पढ़ के आए, अभी क्या पढ़ा हमने बोला कि अगर फोटो सिस्टम्स हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिस्टम्स पे चलता है, तो दो तरह के होते हैं, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 का मतलब ये नहीं है कि पहले ये होता है और फिर ये, पहले ये वाला होता है, दिस अकर्स फर्स्ट, है ना, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 होता है। लेकिन क्योंकि ये डिस्कवर फर्स्ट हुआ था, इसीलिए इसको नाम जो है वो फोटोसिस्टम 1 दे दिया, और बाद में ये डिस्कवर हुआ है तो इसको नाम फोटोसिस्टम 2 दे दिया। ठीक है, ओके। अब क्या चीज़ें देखनी है,
फोटोसिस्टम 1 की बात कर लेते हैं पहले। क्या क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल ए, ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है, अच्छा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए। उसके बाद क्लोरोफिल बी भी होती है, लेकिन इस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद कैरोटेनॉइड्स होते हैं इसके पास, कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ठीक है। और ये कैरोटेनॉइड पिगमेंट जो है, दिस इज अटैच्ड विद अ प्रोटीन, ओके। अब रिएक्शन सेंटर होता है इसके पास, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा ये? फोटोसिस्टम 1 यानी कि P700 हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ना, इसका काम क्या होता है? या हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं? एंटीना पिगमेंट बना रहे हैं या एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, एंटीना पिगमेंट। अब ये जो एंटीना पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड, इन सब का काम क्या होता है? जितनी भी लाइट वहाँ पे पड़ रही है, सनलाइट वहाँ पे पड़ रही है, उसको गैदर करना, उसको इकट्ठा करना, और फिर उस लाइट को गैदर करके ये कहाँ भेज देते हैं? रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देते हैं। रिएक्शन सेंटर का काम होता है जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, जो ये एंटीना पिगमेंट इसको लाइट सब कुछ भेज रहा है, उस लाइट को यूज करना। तो ये यूज करता है बेसिकली लाइट एनर्जी को, राइट, ओके। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे जो चीज नहीं लिख पाए हैं अभी तक, वो है आयरन सल्फर सेंटर, आयरन सल्फर PHUR, सल्फर सेंटर, या प्रोटीन्स लिख लो, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ठीक है। वो किसके पास होती है? आयरन सल्फर प्रोटीन्स किसके पास होती हैं? आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं PS1 के पास, ठीक है। अब ये इनका काम क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है, कई बार इसको पूछ लेता है। ये होता है हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो ध्यान रखना, PS1 और PS2 में अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताओ PS1 में, तो याद रखना है आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती है, ठीक है। और PS2 में अगर पूछ लेगा तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए हैं सब चीज़ें, है ना। PS1 में क्या क्या होता है आपको पता चल गया। एंटीना पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड, ये सब कुछ पड़े होंगे। इनका काम है सिर्फ लाइट को गैदर करना, और किसको देना? रिएक्शन सेंटर को देना। रिएक्शन सेंटर का काम है उस लाइट एनर्जी को यूज करना और इलेक्ट्रॉन्स वाटर स्प्लिटिंग करना, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा? तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे PS2 के बारे में। PS2 के पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल ए, गुड अमाउंट में, है ना, ज्यादा अमाउंट में। बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। अब यहां पे जो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है ना, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? गाजर अच्छी अमाउंट में खाओ, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आगे चल करके विटामिन ए बॉडी को देता है। यहाँ पे भी बीटा कैरोटीन जो है वो किसके साथ अटैच होगा? प्रोटीन के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ। यहाँ पे भी लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बी, राइट, ओके। रिएक्शन सेंटर यहाँ पे भी है, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वहां पे भी ऑफ क्लोरोफिल ए था, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए का होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? P680, ठीक है। अच्छा, सेम काम इनका भी वही है। ये भी क्या करेंगे? ये आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स है, लाइट को गैदर करेगा, किसको देगा? रिएक्शन सेंटर को देगा। ये वाटर स्प्लिटिंग करता है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा ना, वो चेंज हो जाएगा बस,
प्राइमरी एक्सेप्टर, एक्सेप्टर यहां पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा दैट इज फियोफाइटिन, ठीक है, फियो भी लिख देते हैं इसको कई बार शॉर्ट में, फियोफाइटिन, ठीक है। अच्छा, ये पी जो है दैट स्टैंड फॉर पिगमेंट, ठीक है। और ये जो नंबर यहाँ पे लिख रखा है ना 700, 680, ये एक्चुअली में क्या बताता हमें, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये, है ना, कितने नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाला जो PS2 है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये पहले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ इतने की आएगी तो इससे ज़्यादा नैनोमीटर की लाइट जो है वो ये एमिट करता है ना। और फिर उसको कौन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोसिस्टम 1, ठीक है, वो फोटोसिस्टम 2 के बाद होता है। आई होप इतनी कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग के दौरान क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, वाटर स्प्लिटिंग हुई, है ना, लाइट गिरी, वाटर टूटा। वाटर जब स्प्लिट हुआ तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और ये वाटर से बाहर निकल गए हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये कहाँ, कौन इनको जो है वो अपने पास पकड़ लेगा, दैट इज मैंगनीज, ठीक है, MANGANESE, मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में OEC कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वाटर में से, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये वाटर में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या करता है, इट रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय P680 मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्यों बोल रहे हैं ये कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जैसे ही लाइट वहां पे गिरी होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई होगी, वहां पे जो ऑलरेडी P680 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होके हायर लेवल पे पहुंच चुके होंगे, है ना। तो अब P60 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये फटाक से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करता है और P680 को दे देता है। इसीलिए ये कह रहा है कि ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना P60 के, उनको रिप्लेस करता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम चलता है, ठीक है। और इसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, Z से, है ना, Z चेन, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, Z से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम यानी कि जो Z चेन है ये किसके बीच में चल रही है, तो बिटवीन वाटर एंड P680, इनके बीच में ये चल रही होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो मैंगनीज है वो क्या कर रहा होता है, यहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ले रहा होता है और किसको दे रहा होता है, P680 को, ठीक है। तो ये इस तरह से चेन जो है वो चलती रहती है, वाटर और P680 के बीच में चलती है ये, ठीक है। अब क्या होगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट अगर हुए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है, 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी कि यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर टूटे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, मैंगनीज के पास, और फिर ये जो है वो 2-2-2-2 ऐसे करके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देता रहता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, अब हमसे क्या पूछा था, हमसे
पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फोटोसिस्टम 2 का फंक्शन बता रही है ना। तो यहाँ पे बोला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यील्ड्स मोलिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, ये तो नहीं है। P680 क्लोरोफिल डोनेट्स अ पेयर ऑफ प्रोटॉन टू NADPH, देखो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, ये कहीं नहीं होता है, ये तो फोटोसिस्टम 1 की कहानी है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। उसके बाद है कि द इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज इन P680 आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्राइव्ड फ्रॉम द वाटर, ये सही कहानी है ना। अभी हमने यही पढ़ के आए। कौन सा कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इस जगह को, खाली जगह को भरने में काम आता है, तो आपको याद रखना है मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स P60 जो है वो खो चुका है, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या है, द लाइट एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक ठीक लग रहा है, इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये कुछ जो है वो बात जम नहीं रही है ना। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी कहानी का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले दिखाया हुआ लीफ, है ना। लीफ में क्या है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। अब ये है, ये जो स्टैक्ड रीजन्स है ना, ये आपके थैलेकोइड, और ये जो बाकी ये वाला बाहर वाला बचा हुआ रीजन है, ये क्या है, ये है स्ट्रोमा, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यहाँ चल रही हैं थैलेकोइड में, है ना, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जो बाकी बचा हुआ स्पेस है ना, जिसमें स्टैकिंग नहीं है थैलेकोइड्स की, वहां चल रहा है। अब ये थैलेकोइड की एक मेम्ब्रेन का जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये थैलेकोइड की एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर से दिखाया है कि कैसे प्रोसेस चलता है। अब क्या हुआ, फोटोसिस्टम 2 सबसे पहले होता है, P680 जो है वो सबसे पहले होगा। लाइट आएगी, इसके ऊपर गिरेगी, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तोड़ा है, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ कहानी लिखी हुई है। 2 मॉलिक्यूल तोड़ेगा तो यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयन, एक पूरा का पूरा O2 मॉलिक्यूल, है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब इस दौरान ATP भी बनती है, ये भी याद रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हुए, यहाँ पे आपका पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, किसका, PS2 का, ठीक है। क्या था, फियोफाइटिन, ठीक है। तो फियोफाइटिन इनको क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, और फिर आगे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना, भेज देता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ चला जाता है, P700 में, जो कि फोटोसिस्टम 1 है। वहां से भी लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अगर साइक्लिक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वापस चले जाते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन चेन में घूमते रहते हैं, अगर साइक्लिक है तो। नॉन साइक्लिक है तो ये जो आयरन सल्फर सेंटर है ना, ये फोटोसिस्टम 1 में हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका, PS1 का, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं, दोनों में ये चीजें अलग हैं, ठीक है। ओके, अब आयरन सल्फर सेंटर से ये आगे चले गए, है ना, और पूरी की पूरी यहाँ से घूमे, NADP के साथ क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिलेगा, NADPH बनेगा, और फिर आगे ये कहाँ चला जाएगा, केल्विन साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के लिए कौन सी स्टेटमेंट है ना, या कौन सा फंक्शन जो है वो उसका सही डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती हैं, क्या इनका काम होता है, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। चलो देखो, कहानी शुरू होती है कहाँ से, वाटर एंड न्यूट्रिएंट के अपटेक से। कहाँ से करना है, फ्रॉम सॉइल, वहीं से लेता है ना प्लांट। तो वाटर और न्यूट्रिएंट का अपटेक जब होता है ना सॉइल में, तो उसके पास अब ये कहाँ एंटर करेंगे, क्योंकि रूट्स होती है ना वहां पे, तो रूट्स में एंटर करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखना एंटर रूट्स। तो न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो कहाँ एंटर कर सकते हैं, रूट्स में। अब एंट्री के लिए इनके पास होते हैं 2 रास्ते, ठीक है। 2 वे से ये एंटर कर सकते हैं, या तो ये एंटर कर ले एपोप्लास्टिक पाथवे से, ठीक है, या फिर ये एंटर कर ले सिम्प्लास्टिक पाथवे से।
ठीक है, दोनों पाथवेज को आराम से समझना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे। इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि इसमें जो वाटर है वो मूव करता है किसमें से, स्पेसेस में से। कौन से स्पेसेस, बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, या तो जैसे ये सेल्स है ना, इन सेल के बीच के जो स्पेसेस हैं इनमें से वाटर मूव करता है, ठीक है, एंड समटाइम्स अलोंग दी सेल वॉल। ठीक है, या तो ऐसे बोलो कि स्पेसेस से मूव करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल की जो सेल वॉल होती है ना उसके साथ साथ पे मूव करता है, अलोंग दी सेल वॉल या फिर बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ दी सेल्स। अगर सेल जो वाटर वगैरह है वो इस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि वो किस पाथवे को फॉलो कर रहा है, एपोप्लास्टिक पाथवे को। ठीक है, अगर मान लो कि वाटर या न्यूट्रिएंट जो है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें वाटर को एंटर करना पड़ेगा किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए, ठीक है, these are connected by plasmodesmata। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेसिस वगैरह ना यूज करके सीधा ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है ना। और ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा का यूज करके यहाँ पे जो मूवमेंट है वो होती है। इतनी चीज याद रखनी है, यहाँ पे ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये सेल के अंदर एंटर करके प्लाज्मोडेस्माटा को यूज करता है मूवमेंट के लिए। तो ये बेसिक दो डिफरेंसेस हैं कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो कैसे मूव करते हैं। अगर ये कहानी समझ में आ गई है फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम समझेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में, कैसे ये मूव करते हैं। ठीक है, ये कैसे ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये तो नहीं मूव करेंगे, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये होते कैसे हैं। तो ये वैक्सी सा एक इम्परमिएबल लेयर होती है। ये लेयर किसकी बनी होती है, फैटी सब्सटेंस की, TANC। ठीक है, तो ये एक वैक्सी सी लेयर होती है जो एक फैटी सब्सटेंस की बनी होती है। और ये लेयर जो है वो किसके ऊपर पाई जाती है, एंडोडर्मल सेल्स इन रूट्स। ठीक है, तो जो एंडोडर्मल सेल्स रूट में लाए करते हैं उनकी वॉल पे, ठीक है, उनकी वॉल्स पे ये जो वैक्सी सा मटेरियल होता है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर लेता है अराउंड दीज सेल्स। ठीक है, और ये क्या कर देता है, उनकी जो पैसिव मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अगर और कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे उनकी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने ये समझा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती क्या हैं। ठीक है, हमने बोला कि ये वैक्सी सी लेयर होती है जो कि फैटी सब्सटेंस की बनी होती है। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो रूट्स में एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं अराउंड द सेल, और ये पैसिव मूवमेंट जो होती है ना वाटर की और डिसॉल्व सब्सटेंसेस की, उनको ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक कर देगी तो इससे होगा क्या, यानी कि ये वाटर को फोर्स करेगी क्या करने के लिए, है ना, वाटर या फिर जो भी सोल्यूट वगैरह है ना,
उनको ये फोर्स करती है कि एंटर करो सेल के अंदर। अगर ये सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि हम सीधा ऐसा कह सकते हैं कि सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करने के लिए ये उनको मजबूर कर देती है। ठीक है, पैसिव अभी हमने लिखा ना, पैसिव मूवमेंट को ये ब्लॉक कर रही है, यानी कि जो स्पेसिस के बीच से निकलने वाला मूवमेंट है उसको ये रोक देती है, उसको ये ब्लॉक कर देती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, और ये वाटर और सोल्यूट्स को फोर्स करती है कि तुम प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करो। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होता है प्लांट को? प्लांट्स कंट्रोल ओवर what nutrients and ions can enter the vascular cylinder। ठीक है, तो ये एक्चुअली में प्लांट्स को वो कंट्रोल करने की पावर देती है कि क्या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को चाहिए और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की एंट्री जो है वो प्लांट के वैस्कुलर सिलेंडर्स के अंदर हो। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करती है, एम्पावर करती है किसको? प्लांट को। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है सिलेक्टिव फिल्टर की तरह। ठीक है, और ये पावर इसको किसने दी? कैस्पेरियन रिंग्स ने दी। ठीक है, अच्छा, ये जो सिलेक्टिव फिल्टर्स हैं क्यों ज़रूरी हैं? ताकि सिर्फ नेसेसरी आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम एंड नाइट्रेट्स, है ना, नाइट्रेट्स ही एंटर करे, इज पास इनटू जाइलम। ठीक है, ताकि सिर्फ नेसेसरी आयंस और न्यूट्रिएंट्स ही जाइलम के अंदर जो है वो पास ऑन हो। ठीक है, अब ये नेसेसरी को तो अंदर एंटर होने देगा, है ना, जैसे कि कुछ हार्मफुल अगर सब्सटेंसेस हैं, है ना, जैसे कि हैवी मेटल्स वगैरह, उनको ये अंदर आने नहीं देता है। इसीलिए ये वाला जो कह सकते हैं हम, ये वाला जो प्रोसेस है ना, अगर सेल इसको फॉलो करता है तो सेल डेथ के चांसेस भी कम हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो फालतू की चीज़ें अपटेक नहीं करेगा, उसको जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसी को अपटेक कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या क्या काम है, कैसे कैसे ये करता है ना। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, छोटी सी चीज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मजबूर कर देता है कि जो आपका सिम्प्लास्टिक वाला पाथवे है वो सेल फॉलो करे, है ना, वो प्लांट्स फॉलो करें। दूसरा काम ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, बैक फ्लो किसका? वाटर का एंड सोल्यूट का इनटू कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्योंकि जो सेल है वो कॉर्टेक्स वगैरह को, है ना, पूरा पार करके फिर आगे जा करके किसमें, वेस्कुलर बंडल में जा रहा है, जाइलम में जा रहा है, तो अगर ये बैक फ्लो कर जाएगा तो जाइलम पानी को लीव्स में, स्टेम में उतनी पर्याप्त मात्रा में भेज ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, एक बार अगर सेल एंटर, मतलब जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स है वो एंटर कर गए, है ना, सिलेक्टिव फिल्टर्स के थ्रू एंटर कर गए, अब ये वापस नहीं जा सकते। जाइलम जो है वो पूरा का पूरा इनको अपटेक करके ऊपर हर पार्ट में जहाँ जहाँ पे पानी, है ना, या खाने या जिसकी भी ज़रूरत है वहाँ पर इनको पहुँचा देगा। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, ऐसा क्यों करता है ये, ताकि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो सके टूवर्ड्स प्लांट के शूट एंड लीव्स की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको लेकर के जाना है ना, तो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए।
ठीक है, अगर वो इतनी एनर्जी लगा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी को वो या न्यूट्रिएंट्स को वो ऊपर लेके जा सके। ठीक है, ये है इसका फ़ायदा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप के लिए इन्होंने बोला है प्रिवेंट एक्सेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स, ये गलत है। रेगुलेट्स आयन मूवमेंट इनटू द रूट वेस्कुलर सिलेंडर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। प्रिवेंट्स हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट फ्रॉम वेस्कुलर सिलेंडर टू कॉर्टेक्स, ये गलत है। इट इज़ अ पाथवे फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है द पिगमेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन। बहुत ही आसान सवाल, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। कौन से नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं वो बताओ। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड हैं वो बताओ। अच्छा, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अभी हम पढ़ के आए कौन कौन से होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है, देखो क्लोरोफिल ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, थैलाकॉइड में, ठीक है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, राइट। अच्छा, अब आपको लोकेशन पता चल गई। अगर फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रही है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है, किसके, क्लोरोप्लास्ट की, यानी कि जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कहाँ पड़े होंगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पड़े होंगे, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो इससे आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तो मिल गया। थोड़ी सी बात इससे आगे की भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो थैलाकॉइड होते हैं ना, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये किस वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टैक्स, है ना। स्टैक्स में ये ऑर्गेनाइज होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब आपके पास ये पिगमेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं ए बी कैरोटीनॉइड वगैरह, है ना। आपको क्या याद रखना है कि इनका फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम ये करते हैं, फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन तो यही है, लाइट की एब्जॉर्प्शन करना, लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए जो है वो हमारी ब्लू वॉयलेट एंड रेड लाइट को क्या करता है, कंज्यूम करता है या एब्जॉर्ब करता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स जो हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को, बाय एब्जॉर्बिंग अदर वेवलेंथ्स, ठीक है। अच्छा, कौन सी वेवलेंथ ये कंज्यूम नहीं करता है ना, एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन वाली, ठीक है। इसीलिए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और प्लांट्स वगैरह हमें ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। ये आपको चीज़ पता होगी। एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको पता चल गया। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू, वॉयलेट और रेड कलर को कंज्यूम करता है, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो इन्हीं रीजन से होती है ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस ऑर्गेनिज्म के साथ किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे उसके बारे में। और उन्होंने देखा था कि क्या हुआ था, O2 वहाँ पे वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से इनको पता चल गया कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छी मात्रा में हो रही होगी। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। एक आपको पता चल गया कि लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो इनका फंक्शन है। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर।
एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस, या ऐसे लिख लो फोटो सिस्टम्स, है ना। फोटो सिस्टम्स में एनर्जी ट्रांसफर भी तो ये कर रहे हैं, है ना। जैसे कि PS2 की अगर हम बात करें, कौन सा होता है, P680, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली एक्साइटेड होता है, फिर किससे गुजरता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है, और क्या बनाता है, ATP एंड NADPH, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद PS2 में वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग हुई। वाटर स्प्लिटिंग में, जस्ट गिव मी अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, वाटर स्प्लिटिंग, है ना। अब वाटर स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जहां से एक्साइट हो रहे हैं, है ना, तो यहां जगह खाली हो गई, यानी कि ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है ना। और फिर इसको, इस जगह को फिल कर दिया जाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो इस जगह को फिल करता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें क्लियर होगी, है ना। फंक्शन आपको पता चल गए क्या क्या काम करते हैं। अब आपसे कई बार ये पूछ सकता है कि वाई थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ही क्यों, ठीक है। सबसे पहला और वैलिड रीजन तो यही है कि भाई इसके पास लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट है ना। जो आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो अलग चल रही है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अलग चल रही है, अच्छी खासी जगह है, तो इसीलिए, है ना। दूसरा, वहां पे क्या हो सकती है, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। जो H पॉजिटिव आयंस निकल रहे थे वो क्या बनाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस इसी की वजह से हो पाती है। अगर ये ग्रेडियंट फोर्स नहीं बनेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स नहीं बनेगी, तो ATP नहीं बनती है, ठीक है। और इसको एक और चीज याद रखना, इसको इंजन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इंजन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। आपसे सिंपल सी चीज पूछी थी, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं वो कहाँ पड़े होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे ये पड़े होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, PS1 के पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, PS2 के पास कौन कौन सी होती है, आपको बता दिया। पिगमेंट्स दोनों के पास सेम ही होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बदल जाते हैं, बाकी सारी कहानी सेम ही रहती है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इससे थोड़ा सा हमारा हौसला जो है वो थोड़ा और बढ़ जाता है और पढ़ाने में और ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ जो है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करिए, हम उसके ऊपर एक न्यू वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज तो हम इतना ही कवर अप कर रहे हैं, न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।